तो राजस्थान की चित्रकलाएं हमारी कंप्लीट हो गई। आज स्टार्ट करेंगे राजस्थान की हस्तकला। हस्तकला है, अच्छे अच्छे टॉपिक है, इजीली याद हो जाएंगे। कुछ चीजें रटनी होगी, कोशिश करेंगे यहाँ पे ही रट लें। ठीक है, वैसे तो आर्ट एंड कल्चर रटने का ही है। क्या है? रटने का ही है। तो देखो, राजस्थान की हस्तकला कर रहे हैं ना अपने, तो इसमें पीछे जो चित्रकला की थी उससे कुछ टॉपिक जुड़े हुए हैं, कुछ टॉपिक चित्रकला से जुड़े हुए हैं, तो पहले उनको करेंगे। ठीक है, वो पार्ट तो हस्तकला का होता है, लेकिन उसमें चित्र बनाए जाते हैं। पार्ट वो किसका है? हस्तकला। हस्तकला का मतलब क्या हो गया देख लो, सबसे पहले इसका मतलब समझ लो। जो चीज हाथों से बनाई जाती हो, हाथों की सहायता से, मशीन का उपयोग नहीं होता हो, पूर्णतया मशीन का उपयोग नहीं होता हो। ठीक है, मान लो कोई मशीन है जो हाथों से चला रहे हैं ना, तो वो हस्तकला मानी जाएगी। जो मशीन ऑटोमेटिक है, उसका उपयोग करके कुछ बना रहे हैं, तो वो हस्तकला में नहीं आएगा। ठीक है, जैसे चरखा है, चरखे में हम काटते हैं, हमारा एनर्जी लगती है, मैकेनिकल एनर्जी किसकी लगती है चरखे में? हमारी, तो वो हस्तकला में आएगा। और वही मैं एक मशीन लाके ऊन काटूं, तो वो किस में चला जाएगा? ऑटोमेटिक मशीन में चला जाएगा, वो हस्तकला में नहीं आएगा। तो जो भी चीज हो, चाहे वो लकड़ी की बनाओ, चाहे वो किसी कपड़े पे बनाओ, चाहे कपड़ा बनाओ, या कोई भी आकृति बनाओ, दीवारों पे बनाओ, वो सब क्या आएगी? हस्तकला में आएगी। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं अपने हस्तकला के पहले टॉपिक से। और पहला टॉपिक है, ऑलमोस्ट आपको पता होगा, वो है लोक मांगलिक दीवारों पर चित्र। किस पर चित्र? दीवारों पर चित्र। हाथों से बनाए जाते हैं ना, तो हस्तकला में भी आ रहा है, और चित्रकला का भी ये पार्ट है। और हैक का नाम, पहले टॉपिक का क्या नाम है? सांझी कला। सांझी कला अब आपको पता है त्योहारों में कब से कब आती है? सांझी कला कब मनाई जाती है? मैंने आपको बताया था एक शॉर्ट वर्ड, बप्पा। भाद्र पूर्णिमा से आश्विन अमावस्या तक, जब श्राद्ध पक्ष चलते हो। जब क्या चलते हो? श्राद्ध पक्ष, श्राद्ध पक्ष चल रहे हो। ठीक है, श्राद्ध पक्ष चलते हो, तो ये भाद्र पूर्णिमा से आश्विन अमावस्या लगभग 15 दिनों की सांझी मनाई जाती है। उसमें होता क्या है, जो कुंवारी कन्या होती है ना, वो अपने जो राजस्थान का दक्षिणी क्षेत्र है, कौन सा हो गया? मेवाड़ वाला। और मेवाड़ के साथ कौन सा लगता है? मध्य प्रदेश का मालवा। मालवा और मेवाड़ क्षेत्र की जो कुंवारी कन्याएं होती है ना, वो अच्छे वर की कामना के लिए, और वर के साथ अच्छे घर, ऐसा नहीं कि सिर्फ लड़का अच्छा मिल गया, पता चले घर बार उड़ा हुआ है, कुछ है ही नहीं, लोन सर्वाइवर है, वैसा नहीं। अच्छे वर और अच्छे घर की कामना के लिए क्या बनाती है? दीवारों पर चित्र बनाती है। ये दीवारों पर क्या करती है? चित्र बनाती है। चित्र किससे बनाती है? गोबर और मिट्टी के मिश्रण से। किससे? गोबर और मिट्टी के मिश्रण से। और दीवार का जो बैकग्राउंड होगा ना पीछा, वो कौन से कलर का होगा? सफेद कलर का होगा, ताकि वो दिख जाए। तो सफेद पुती हुई दीवारों पर गोबर और मिट्टी से 15 दिन तक चित्र बनाती है। कौन सी महिलाएं? कहाँ की? मुख्यतः कुंवारी कन्याएं, मेवाड़ और मालवा की। ठीक है, तो वो जो बनाती है उसे कहते हैं सांझी। अब ये 15 दिन तक चलता है ना काम। देखो, भाद्रपद अमावस्या से अश्विन अमावस्या, वैसे तो 16 दिन होते हैं आप काउंट करोगे तो, लेकिन ये चलता कब तक है? 15 दिन तक चलता है। इसमें पहले 10 दिन तो छोटी छोटी आकृतियां बनाएगी लड़कियां। क्या करेगी? मैं लिखवा दूंगा। छोटी छोटी आकृतियां बनाएगी। सिर्फ पार्वती जी बना दिए, सिर्फ छोटी सी एक आकृति बना दी, वो तो पहले 10 दिन तक चलता है। उसके बाद में अंतिम 5 दिन पार्वती जी की बड़ी आकृतियां बनाती है। अब ये होता है ना कि एग्जाम जब लेट हो, तो आप धीरे धीरे कम कम पढ़ते हो, और जैसे ही एग्जाम नजदीक आता है आप दिन रात पढ़ते हो। फिर ये बड़ी बड़ी आकृतियां, खूब सारे चित्र बनाएगी। ये देखो, पार्वती जी के साथ साथ और भी खूब सारे बनाएंगे ये। तो ये जो 5 दिन वाली आकृति होती है, उसको कहा जाता है संध्या कोट। संध्या कोट कहा जाता है। ठीक है, और ये हाथ से बनाई जाती है, इसलिए क्या हो गई? ये हस्तकला भी हो गई, और चित्रकला में भी शामिल है। तो सांची ओवरऑल समझ में आ गया, कब बनाई जाती है, कहाँ बनाई जाती है, क्यों बनाई जाती है, वो भी अच्छे वर और अच्छे घर की कामना के लिए। बनाती कौन है? युवतियां, जिनकी शादी नहीं हो रखी। कुछ एक मंदिर है अपने राजस्थान में, जहाँ की सांझी बहुत फेमस है। आप कभी जाओगे ना, आप देखोगे। जैसे जयपुर में एक लाडली जी का मंदिर है, गए हो कभी? जयपुर में ये जो बड़ी चौपड़ है ना, वहां पे एक राधा रानी का मंदिर है, जिनको लाडली जी कहते हैं। वहां की सांझी बहुत फेमस है। सांझी यानी ऐसी सांझियां बनाती है वहां पे। ठीक है, और एक मंदिर है नाथद्वारा में, जो श्रीनाथ जी का मंदिर है ना, वहां पे केले की सांझी बनती है। किसकी सांझी बनती है? केले की सांझी बनती है। वहां पे केले के पत्तों की सांझी बनी जाती है। और एक उदयपुर में मंदिर है, मसेंद्र नाथ जी का मंदिर। किसका मंदिर है?
मत्स्येंद्रनाथ जी का मंदिर, वहां पे सांझी, इतनी सांझी बनती है कि उस मंदिर का नाम ही संज्ञा मंदिर पड़ गया। उस मंदिर का क्या नाम पड़ गया? संज्ञा मंदिर। तो ये तो समझने वाली चीजें थी। अब धीरे धीरे लिखेंगे भी और वापस भी समझेंगे इसको। ठीक है, तो हेडिंग लगाओ सांझी कला। पहले ये लिख लिया, लोक और मांगलिक दीवारों व फर्श पर चित्र। लोक व मांगलिक और चित्र दीवारों और फर्श पर, दीवारों व फर्श पर। ठीक है, अब थोड़ा है ना, पेपर दूर है, थोड़े आराम आराम से पढ़ेंगे। आपको थोड़ा कम फैक्ट लिखाऊंगा, कोशिश करेंगे ये रटेंगे उसको। ठीक है, अब अपने ऊपर प्रेशर नहीं है जल्दी कोर्स करने का, तो अब ज्यादा आपके पास इकट्ठा नहीं होगा, बैकलॉग इकट्ठा नहीं होगा। दिसंबर तक तो हियरिंग है, 12 दिसंबर 15 दिसंबर को तो हियरिंग है कोर्ट की, उसके बाद डिसाइड होगा। और तब उसके बाद भी वो देखेगा कितने गैप देना है, और वो तो सेकंड हियरिंग है, क्या पता उसके बाद कौन सी। कोर्ट में जब एक बार मामला चला जाता है ना, तो थोड़ा मान के चलो आगे जाता है। लेकिन दिसंबर से पहले पहले तो कर लेंगे, हम तो अक्टूबर मान के चल रहे थे, अपना कोर्स तो अक्टूबर के हिसाब से चल रहा था। 2 महीने तो बहुत ज्यादा होते हैं, 2 महीने में तो मैं आपको 2 बार करवा दूंगा। तो चलो, सांझी कला लिख लिया, इसकी पहली हेडिंग, सब हेडिंग डालो सांझी कला, यानी इसके नीचे 1 नंबर लिखा के लिखो सांझी कला, ऐसे 1 नंबर। सांझी कला, सांझी कला सबसे पहले तो कब मनाई जाती है, तो लिखो कब, कब मनाई जाती है। कब मनाई जाती है, तो लिखो भाद्रपद की पूर्णिमा से, भाद्रपद की पूर्णिमा से आश्विन अमावस्या तक। ठीक है, कितने दिन मनाई जाती है? 15 दिन। और वो शॉर्ट बीपी डबल ए भी लिख लेना, उससे शायद याद रह जाए। सांझी, सांझी से याद रह जाएगा बप्पा। सांझी किसका प्रतीक है? अभी बताया था, सांझी किसका प्रतीक है? किस देवी को माना जाता है? पार्वती जी को। पार्वती जी के बेटे का क्या नाम था? गणेश जी, कार्तिक। गणेश जी को क्या कहते हैं? बप्पा। तो याद रह जाएगा, पार्वती और बप्पा। तो बप्पा का मतलब है भाद्रपद पूर्णिमा और आश्विन अमावस्या। ये कंफ्यूज मत हो देना कि सर ने बप्पा लिख तो दिया, ये बप्पा है क्या। अब सांझी है क्या, क्या, कब लिख दिया, अब लिखो क्या, क्या है। क्या में लिखो मेवाड़ व मालवा क्षेत्र की, मेवाड़ व मालवा क्षेत्र की कुंवारी कन्याएं, कुंवारी कन्याएं, कुंवारी कन्याएं सफेद पुती हुई, सफेद पुती हुई दीवारों पर, सफेद पुती हुई दीवारों पर गोबर व मिट्टी से, गोबर व मिट्टी से, मिट्टी से आकृतियां, आकृतियां उकेरती है। सफेद पुती हुई दीवारों पर गोबर व मिट्टी से आकृतियां उकेरती है। ठीक है, जिन्हें सांझी कहा जाता है, सांझी कहा जाता है, सांझी कहा जाता है। लिख लिया। अब सांझी लिखना नीचे, और सांझी के सामने ऐसे एरो लगा के लिखना,
पार्वती माता का प्रतीक, पार्वती माता का प्रतीक। ठीक है, कब सांझी हमने देख लिया, भाद्रपद पूर्णिमा से आश्विन अमावस्या तक। क्या है ये हमने देख लिया, मेवाड़ और मालवा क्षेत्र की जो कुंवारी युवतियां है सफेद पुती हुई दीवारों पर गोबर व मिट्टी की सहायता से कुछ आकृतियां उकेरती है, उन आकृतियों को क्या कहा जाता है, सांझी। और सांझी को किसका प्रतीक माना गया है, पार्वती माता का। अब लिखो क्यों, इसको मनाते क्यों हैं, क्यों, क्यों में लिखो, युवतियों द्वारा, युवतियों द्वारा अच्छे वर व अच्छे घर की कामना हेतु, अच्छे वर व अच्छे घर की कामना हेतु। अच्छे वर व अच्छे घर की कामना हेतु। ठीक है, लिख लिया, मेन मेन चीजें हमने लिख ली। अब लिखो इसमें थोड़ी कुछ विशेष, अब नीचे लिखो विशेष, विशेष, विशेष में लिखो प्रथम 10 दिन तक, प्रथम 10 दिन तक एक या दो आकृति, छोटी छोटी एक या दो आकृति, ठीक है, छोटी छोटी का छोटी छोटी एक या दो आकृति बनाई जाती है, छोटी छोटी एक या दो आकृति बनाई जाती है। वह अंतिम 5 दिन, अंतिम 5 दिन, अंतिम 5 दिन बड़ी बड़ी आकृतियां बनाई जाती है, बड़ी बड़ी आकृतियां बनाई जाती है, जिन्हें, जिन्हें क्या कहते हैं, जिन्हें संध्या कोट भी कहा जाता है। जो अंतिम दिन 5 आकृतियां बनती है ना बड़ी बड़ी, उनको संध्या कोट कहते हैं, संध्या कोट कहा जाता है। लिख लिया, उन्हें संध्या कोट कहा जाता है, संध्या कोट कहा जाता है। अब इधर देखो, ये है वो आकृति, तो इस आकृति की विशेषता क्या होगी, बीच में तो होगी पार्वती माता की मूर्ति, पार्वती माता बनाएंगे बीच में, उसके बाद में आसपास कोई मनुष्य भी हो सकते हैं, पशु पक्षी, चांद तारे सितारे कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, बीच में किसकी मूर्ति होगी, पार्वती माता की। अगर प्रश्न आ जाए कि सांझी में, सांझी कला में किस देवता या देवी की पूजा की जाती है, तो किसकी की जाती है, पार्वती माता की। ठीक है, अब आप मेरे को बताओगे, मैं पूछूंगा आपसे यहाँ तक, उसके बाद में आप बताओगे। ठीक है, अब से एक बार और रिवीजन कराता हूँ। सबसे पहले कब मनाई जाती है, श्राद्ध पक्ष में, हाँ, भाद्रपद पूर्णिमा से आश्विन अमावस्या, बप्पा, बप्पा याद रह जाएगा। और क्या है ये सांझी, है क्या, सांझी क्या है, मेवाड़ और मालवा क्षेत्र के कुंवारी कन्याएं सफेद पुती हुई दीवारों पर गोबर व मिट्टी से कुछ आकृतियां उकेरती है। ठीक है, उन आकृतियों को क्या कहा जाता है, सांझी कहा जाता है। और सांझी किसका प्रतीक है, पार्वती माता का। क्यों मनाते हैं वो, रीजन क्या है, ताकि उनको अच्छा वर और अच्छा घर मिले। ठीक है, उसके बाद में ये 2 पार्ट में मनाई जाती है। पहला पार्ट 10 दिन, 10 दिन तो वो एक दो छोटी आकृतियां बनाती है, उनको तो सांझी कहा जाता है। अंतिम 5 दिन बड़ी बड़ी आकृतियां बनाती है, तो उनको क्या कहा जाता है, संध्या कोट कहा जाता है। ठीक है, और इसमें केंद्र में किसकी मूर्ति होगी, हमेशा पार्वती माता की मूर्ति होगी। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, ये मैं पूछूंगा अभी थोड़ी देर में आपको, इसको कंप्लीट करके। अब सांझियों के कुछ मंदिर है, जो मैंने मंदिर बताए थे वो लिख लो। ठीक है, तो लिखो कुछ मंदिर, ऐसे करके मंदिर लगा लो। इसी में चल रहा है, संध्या में मंदिर चल रहा है। ठीक है ना, इसी का मतलब उसको एरो लगा के ऐसे लिखा करो। सब हेडिंग लगानी आती है ना आपको, सब हेडिंग का मतलब यूं करके यूं कर दिया करो, इसका मतलब सब हेडिंग है इसी की। ठीक है, तो सबसे पहले तो लिख दो
श्रीनाथ जी नाथ द्वारा, श्रीनाथ जी, श्रीनाथ जी का मंदिर नाथ द्वारा, नाथ द्वारा। ठीक है, यहाँ पे कौन सी सांची प्रसिद्ध है? केले की सांची प्रसिद्ध है। लिखो, यहाँ की, यहाँ की केले की सांची प्रसिद्ध है, केले की सांची प्रसिद्ध है। ठीक है, और सांझी, जब केले की सांझी यहाँ की प्रसिद्ध होगी, अंतिम 5 दिन में जो सांझियां बनती है उनको क्या कहा जाता है? संध्या कोट, संध्या कोट कहा जाता है ना। यहाँ पे जो अंतिम दिन सांझी बनती है ना नाथ द्वारा में, उसको कोट सांझी कहते हैं, कोट सांझी कहते हैं। तो लिखो, यहाँ अंतिम दिन बनने वाली, अंतिम दिन बनने वाली विशेष सांझी को, बनने वाली विशेष सांझी को क्या कहा जाता है? कोट सांझी। ठीक है, ये वर्ड कंफ्यूज नहीं होना है इनमें, बस एक एक चीज क्लियर होनी चाहिए दिमाग में। कोट सांझी नाम आते अपने कहा भागना है? नाथ द्वारा। हाँ, नाथ द्वारा भागना, सीधा श्रीनाथ जी के मंदिर में जाना है और कहीं नहीं जाना। ये एक मंदिर हो गया। दूसरा लिखो, उदयपुर, उदयपुर, उदयपुर का एक है मत्स्येंद्र नाथ, मत्स्येंद्र नाथ जी का मंदिर, मत्स्येंद्र नाथ जी का मंदिर। ठीक है, मत्स्येंद्र नाथ जी का मंदिर। और कहीं कहीं आपको है ना, ये देसी भाषा में लिखा मिल जाएगा, मत्स्येंद्र नाथ लीजिएगा, है। इसको कहीं कहीं आपको ये ऐसे मत्स्येंद्र नाथ मिल जाएगा, तो ये मत्स्येंद्र नाथ यही है। ठीक है ना, अपने क्या है, मारवाड़ी में से इसको मत्स्येंद्र नाथ बोल देते हैं, मेवाड़ी मारवाड़ी जो भी भाषा है उसमें। तो मत्स्येंद्र नाथ जी के मंदिर में इसकी सांझी अब इतनी फेमस है कि इस मंदिर को भी संध्या मंदिर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संध्या मंदिर, संध्या मंदिर। लिखो, इस मंदिर की सांझिया, इस मंदिर की सांझिया प्रसिद्ध होने के कारण, इस मंदिर की सांझिया प्रसिद्ध होने के कारण इसे, इसे, इसे संध्या मंदिर भी कहा जाता है, संध्या मंदिर भी कहा जाता है। अब एक जयपुर लिख लो, जयपुर, जयपुर का कौन सा मंदिर बताया था मैंने? लाडली जी का मंदिर। ठीक है, तो लिखो, लाडली जी का मंदिर, लाडली जी का मंदिर, लाडली जी का मंदिर। कहाँ पे ये? बड़ी चौपड़ में। ठीक है, बड़ी चौपड़ में है। तो इसमें लिखो, राधा रानी अपनी 8 सखियों के साथ विराजमान है। यहाँ राधा रानी अपनी 8 सखियों के साथ विराजमान है, 8 सखियों के साथ विराजमान है। यहाँ की संध्या भी प्रसिद्ध, यहाँ की सांझी भी प्रसिद्ध है, यहाँ की सांझी भी प्रसिद्ध है। देख लिया, यहाँ की सांझी भी प्रसिद्ध है। ठीक है, और इसके अलावा अपना ब्रिज क्षेत्र कौन सा हो गया राजस्थान में? राजस्थान में जो ब्रिज क्षेत्र है भरतपुर धौलपुर वाला, वहां पे राधा कृष्ण की सांझिया बनती है। किसकी बनती है? राधा कृष्ण की सांझिया बनती है ब्रिज क्षेत्र में। ब्रिज क्षेत्र नाम आते अपने को पता चल गया, राधा जी और कृष्ण जी होंगे। तो ये मंदिर याद रह जाएंगे। पूछूं? पहले वाला पूछता हूं, चलो।
एक एक करके पूछूंगा, पहले अल्टरनेट साथ में तो बोल दोगे आप, ठीक है? लेडीज फर्स्ट। हाँ, तो मेरे को ये बताओ, ये क्यों मनाई जाती है सांझी? हाँ, ठीक है। कब मनाई जाती है? अल्टरनेट। हाँ, ठीक है, ठीक है। अब बताओ, आपकी बारी। संध्या कोट किसे कहते हैं? संध्या कोट किसे कहते हैं? अच्छा, तो इसी में लिखा हुआ होगा। अब बताओ, संध्या कोट किसे कहते हैं? अंतिम 5 दिन जो बड़ी आकृतियां बनती है, वो तो कोट सांझी है। नाथ द्वारा वाली तो कोट सांझी है। ये तो विशेष अंतिम दिन बनने वाली विशेष सांझी कोट सांझी है। और जो 5 सांझी बनती है वो संध्या कोट है। नहीं नहीं, हाँ, कोट याद रखना। और अब मेरे को बताओ कि उदयपुर के कौन से मंदिर को संजय मंदिर कहा जाता है? मत्स्येंद्र नाथ जी के मंदिर को, ठीक है? और ये बता दो, नाथ द्वारा का कौन सा मंदिर है? श्रीनाथ जी का मंदिर। केले की सांझी है। अंतिम दिन कौन सी सांझी बनती है? कौन सी सांझी बनती है वो विशेष सांझी? कोट सांझी। ठीक है, चलो। तो याद रह जाएगी आपको। क्षेत्र कौन सा है? मेवाड़ और मालवा। मुख्य रूप से मेवाड़ और मालवा है, ठीक है ना? वैसे तो जयपुर में भी बन रही है, लेकिन मुख्य रूप से यहाँ पे बनती है। यहाँ पे लगभग सारी जितनी भी युवतियां हैं वो बनाती है, ठीक है? ये टॉपिक हो गया अपना सांझी वाला। आगे चलते हैं। अब फर्श पे या दीवार पे एक और कला होती है, जो फर्श पे भी होती है, दीवार पे होती है, और आप सबने कभी ना कभी अपनी जिंदगी में जरूर बनाई है वो कला। वो होती है मांडने। हम दीपावली पे रंगोली वंगोली बनाते हैं ना घरों में, उनको कहते हैं मांडने। तो लिखो, मांडने। मांडने। भले ही लड़का हो चाहे लड़की हो, अपनी जिंदगी में एक बार तो जरूर बनाई होगी। ठीक है, मैं तो दिवाली में बहुत बनाता था अपने घर में। मेरे को ये बहुत शौक था दिवाली में बनाने का। मतलब बनाता नहीं, चिपकाता था, बनी हुई आती थी, उनको चिपकाता था मैं, ठीक है? तो मांडने का अर्थ क्या है? सबसे पहले तो इस चीज का अर्थ क्या होता है? शाब्दिक अर्थ मांडने। मांडने का मतलब होता है अलंकृत करना, सजाना, चीजों को अलंकृत करना। अलंकृत करना, ठीक है? अलंकृत करना, अलंकृत करने का मतलब सजाना किसी चीज को। और इसका पैटर्न क्या होता है? पैटर्न, तरीका। मांडने का पैटर्न होता है, देखो ज्यादातर इसमें ज्यामितीय आकृतियां होगी, त्रिभुज होंगे, वर्त होंगे, कुछ ना कुछ हर रूप से ज्यामितीय आकृतियां होगी। और ये सारी अमूर्त आकृतियां होगी, कोई जिंदा चीज इसमें नहीं बनाते, ठीक है? अमूर्त आकृतियां होती है, तो इसका पैटर्न है अमूर्त व ज्यामितीय। अमूर्त व ज्यामितीय आकृतियां। ज्यामितीय का मतलब सब प्रकार की रेखाएं भी होती है, त्रिभुज, वर्ग, जितनी भी आकृतियां होती है ना, अपने मैथ में पढ़ी होगी जिंदगी में, वो सारी ज्यामितीय आकृतियां होती है। ज्यामितीय आकृतियां, ठीक है? अर्थ हो गया अलंकृत करना, पैटर्न क्या हो गया? अमूर्त और ज्यामितीय आकृतियां। कब मनाते हैं मानने? कब मानते हैं? कोई भी मांगलिक या शुभ अवसर पर। हाँ, शुभ व मांगलिक अवसर पर। शुभ व मांगलिक अवसर पर, ठीक है? अच्छा, ये तो आप बता ही दोगे मेरे को। ये तो मैं आपसे पूछ पूछ के लिखूंगा। कहाँ मनाते हैं मानने? हाँ, घर में किस जगह बनाते हैं? दहलीज पे, चौखट में, आंगन में। वो चौखट होगी ना, आंगन में होती है, पूजा स्थल में होती है। परिंडा, परिंडा पता है क्या होता है? जहां पे घर में मटकी रखी होती है ना, जिस स्थान को परिंडा कहते हैं, ठीक है? तो वहां पे बनाते हैं, लिख लो, दहलीज, चौखट, पूजा स्थल, आंगन,
चौक और परिंदा आदि। और भी जगह लगते हैं, जैसे चबूतरा वबूतरा हो गया, उन पे भी लगते हैं, तो लेकिन आदि में लिख लो। तो बस ये इतना ही है, मानना ज्यादा नहीं है इसमें, ये 3-4 चीजें ही हैं। और ये वेल अंडरस्टूड है, इसमें याद करने वाली चीज कोई नहीं है। ये चीजें अपने सिंपल, अगर आपको मानने का अर्थ पता है ना, तो ये चीजें आपको ज्यादा याद करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि ये रटने वाली एक चीज है, सारी समझने वाली चीजें आप खुद से कर सकते हो। ये सब कहाँ बनती है आपको पता है, कब बनती है ये भी आपको पता है, शुभ और मांगलिक अवसरों पर बनती है। पैटर्न आपको पता है, ज्यामिति आकृतियां होती है। और अर्थ क्या है उसका, अलंकृत करना यानी सजाना। ठीक है, आगे बढ़े। ये तो इसमें तो पूछूंगा भी नहीं, इसमें तो आपको चीजें याद ही है। आगे चलते हैं। भराड़ी, भराड़ी क्या होता है, देखो तीसरा, भराड़ी, भैराड़ी, देख लिया। देखो ये पैटर्न होता है भराड़ी। अब होता है क्या है, जब भीलों की शादी होती है ना, तो जो भील शादी करने जाता है ना, तो उसको अपना वहां पे कौशल प्रदर्शन करना होता है। तो वो ससुराल में जाके ये आकृतियां बनाता है, वहां पे ये चीज बनानी होती है। इस चीज को कहा जाता है भराड़ी। ये और ये भराड़ी माता होती है इनकी, भराड़ी माता उनका प्रतीक है। यानी वैवाहिक अवसरों पर भीलों द्वारा बनाए गए मांगलिक चित्र, ये होता है भराड़ी। तो लिखो इसमें, वैवाहिक अवसर पर, वैवाहिक अवसर पर भीलों द्वारा, भीलों द्वारा वैवाहिक अवसर पर, ऐसे मत लिखना, मैं तो आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, अलग अलग तोड़ रहा हूँ, आप लाइन में लिखना पूरी। ये तो मैं तोड़ तोड़ के लिख रहा हूँ ताकि आपको याद रह जाए। भीलों द्वारा बनाए गए कौन से चित्र, मांगलिक चित्र। यानी 3 फैक्ट में तोड़ दिया था मैंने इसको। अब आपको भराड़ी आप कभी नहीं भूलोगे। भराड़ी में 3 इफेक्ट, एक तो विवाह पे बनाते हैं, और कास्ट कौन सी होगी, भील। और कब बनाते हैं, कौन सा चित्र ये, मांगलिक चित्र है। ठीक है, विवाह पे बनाते हैं। तो ये होता है भराड़ी, और ये भराड़ी माता है, ये भराड़ी माता का प्रतीक है। आप देख सकते हो, मोर जौहर सांख्या बना दिया, ये जब शादी का वो गठजोड़ा है। ठीक है, एक तरफ सूरज है, एक तरफ चंदा है, बाकी ये है आपके सामने। अच्छा, एक चीज और होती है विवाह के अवसर पर, आप मेरे को बताओ, जो दीवारों पे बनाई जाती है, या दीवारों पे कुछ ना कुछ किया जाता है। शादी हो रखी है, हो रखी है ना, तो जरूर बनाया होगा फिर तो। शादी होती है ना, ससुराल जाते हैं, ससुराल से आते हैं, थापे बनते हैं हाथ के ऐसे। हाँ, नहीं दीवार पे भी बनते हैं ना थापे। तो लिखो अगला, हल्दी वाला, तो लिखो थापा। क्या होता है, थापा। थापा लिख लो। विवाह पर, विवाह पर, विवाह पर छापे गए, विवाह पर छापे गए हाथों के निशान, हाथों के निशान शुभ निशान होते हैं एक प्रकार से ना। और ये जब तक अगला पेंट नहीं होता तब तक पड़े रहते हैं, जब तक घरों में अगला पेंट नहीं होता तब तक पड़े रहते हैं ये। ठीक है, ये तो हो गए हमारे दीवार वाले चित्र सारे। दीवार वाले चित्र सारे हो गए जो दीवारों पे बनते हैं। कौन कौन से हो गए, सबसे पहले कौन सा देखा था, सांझी, सबसे पहले सांझी देखा था। उसके बाद में दूसरा माण ने देखा था, तीसरा भराड़ी, और चौथा थापा हो गया। ठीक है, याद रह जाएगी चीजें। थापा में कुछ भी नहीं है, ये प्रैक्टिकल कर रखा है आप लोगों ने। और भराड़ी भी कुछ नहीं है, भराड़ी में थापा जैसी चीज है, लेकिन वहां पे वो बनाएगा अपने हाथ से, और वो जाती भील है बस। ठीक है, यानी अपने तो थापा बना लेते हैं, और भील क्या कर देते हैं, भराड़ी बना देते हैं वहां पे जाके। ठीक है, और कोई फर्क नहीं है भाई, सबके अपने अपने रिवाज होते हैं। और मानना आपको पता है, ये मानना कुछ नहीं है, थोड़ा बहुत सांची में फैक्ट है, और सांची के फैक्ट आपको याद है, याद है ना, याद है। चलो पूछता हूँ मैं, कब मनाई जाती है, ठीक है बहुत बढ़िया। ये बताओ क्यों मनाई जाती है,
कन्याओं के द्वारा अच्छे का। अच्छा, साजी किसका प्रतीक है? कौन सी देवी का प्रतीक है? कौन से देवता का? पार्वती माता का। आप बताओ, कोट सांझी कब मनाई जाती है? कहाँ और कब? बिल्कुल, अंतिम दिन विशेष रूप से बनाई जाती है। ठीक है, तो चलो आपको याद है। एक लास्ट बता दो मेरे को, मच्छिंद्र नाथ जी का मंदिर जिसको संजय मंदिर कहते हैं, कहाँ पे है? उदयपुर में। ठीक है, चलो बढ़िया। अब चलते हैं अपने किस पे? कपड़ों के ऊपर। अब किस पे चलते हैं? कपड़ों के ऊपर। ठीक है, तो कपड़ों के ऊपर सबसे बड़ी चीज जो बनाई जाती है वो एक ही चीज है, उसको कहते हैं फड़। क्या कहते हैं उसको? फड़। वो पंजाबी वाला फड़ नहीं, आया फड़, वो नहीं। फड़ वो पढ़ने वाली। पंजाबी में कहते हैं ना किसी चीज को पकड़ाते हैं तब, ल बीरा फड़, पकड़, इसे कहते हैं उसको, वो नहीं है। कपड़ों पर चित्रकारी, पेंटिंग ऑन क्लॉथ्स। लिखो, हेडिंग लगाओ, कपड़ों पर चित्रकारी। कपड़ों पर चित्रकारी। लिखो आप, और ये लगाना, एक नंबर पे ये लिखना, फड़ चित्रकला। पढ़ाऊंगा मैं, लोक साहित्य पढ़ाया नहीं मैंने अभी तक। किसके? लोक संत संप्रदाय। यार मैं साहित्य साहित्य कर, मैंने पढ़ाया नहीं अभी तक। संत संप्रदाय तो मैंने लिखा रखा है ऑलमोस्ट, तो थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ना है ना, तो वहां आके ले लेना, ऑफिस आके वही चीज है, ऑफिस आके उसको लिख के दे देना, जो जो नोट्स आपको चाहिए वो निकाल के दे देगा आपको। मुश्किल से 5% होगा जो आप में उसमें नहीं होगा। चीज वही होगी, एक आध लाइन ऊपर नीचे या छूट गई होगी, या जो मेरे को अच्छी नहीं, मेरे को लगा कि यहाँ नहीं पढ़नी चाहिए, हो गया होगा। हो सकता है उसमें क्वेश्चन आ गया होगा, जैसे वो विलो जी वाला आया था। कितने करके आए उसमें? छह, छह लो, छह देवता थे। कल मैंने वीडियो डाला था ना यूट्यूब पे, पूरा सॉल्यूशन डाल रखा है। यूट्यूब पे पूरा सॉल्यूशन डाल दिया, कल मैंने लाइव डाला था। ठीक है, तो फड़ चित्रकला लिख लिया। सबसे पहले देखते हैं फड़। वो आंसर की तो है, वो सॉल्यूशन पूरा है उसका। उसको आप उसको फास्ट फॉरवर्ड करके दिखला, मैंने उसमें एक्सप्लेन किया है हर चीज को। तो वो 2.5 घंटे वीडियो है, आपको सिर्फ और सिर्फ उसको फास्ट फॉरवर्ड करके आंसर देखने हैं। ठीक है, क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है आराम से, उसको सिर्फ आंसर देखना आप। फड़। अच्छा, कपड़ा है ना, इस कपड़े का पर्यायवाची बताओ मेरे को, एक दो पर्यायवाची बताओ कपड़ों के। 10वीं 12वीं में पढ़े होंगे, 8वीं 10वीं में। कपड़े को क्या कहते हैं? वसन कहते हैं, और तुकुल कहते हैं, दुकुल कहते हैं, पट भी कहते हैं। ठीक है ना, तो जो पट था ना, वो पट से पढ़ 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 होता हो गया, फड़ बन गया। क्या बन गया? फड़। तो कपड़े का जो पर्यायवाची था पहले, उसको कहते हैं पट। ये पट से अपभ्रंश होता होता पड़ बन गया, और ये पड़ से फिर देसी भाषा में फड़ बन गया। तो फड़ का मतलब होता है कोई एक ऐसा कपड़ा, कोई ना कोई एक ऐसा कपड़ा है, उस पर कुछ ना कुछ किया हुआ है, उस पर कुछ ना कुछ किया हुआ है। चलो आपको बताते हैं क्या होता है। अब फड़ तो आपने लिख ही रखा है ना, तो फड़ के आगे लिखना कि ये बनती कैसे है, क्या होता है ये। जो मोटा सूती कपड़ा होता है ना, मोटा सूती कपड़ा, मोटा सूती कपड़ा देखा है? मोटा सूती कपड़ा को सामान्य भाषा में कहा जाता है, उसको कहते हैं रेजा। उसको क्या कहते हैं? रेजा। रेजा। अच्छा, बचपन में पतंगे उड़ाई है क्या कभी? बचपन में फेविकोल का पतंग फट जाती तो फेविकोल नहीं होती थी, तो क्या करते थे? आटा होता है ना, आटे को गीला करके उसको चिपका देते थे, तो उसको कहते हैं आटे की मांड। क्या कहते हैं? आटे की मांड। तो जो मोटा सूती कपड़ा होता है ना, उस पर चावल या आटे की मांड में गोंद मिला के इस पे चिपका देते हैं, इस कपड़े पे। क्या करेंगे? एक ये मान लो बाउल है कोई, ठीक है, इस बाउल में चावल या गेहूं का कोई आटा है, उसकी मांड बना लिया, यानी थोड़ा एक लिक्विड सा स्टफ बना लिया, उसमें क्या मिला दिया हमने? गोंद मिला दिया। गोंद, गोंद समझ गए ना, जो चिपचिपा पदार्थ होता है गोंद चिपकने वाला, वो
अब ये सूती कपड़ा था मोटा, इस पे हमने इसको चिपका दिया, ठीक है। अब ये उबड़ खाबड़ है, चिपकाने के बाद एक बार तो उबड़ खाबड़ होगा ना, सूख जाएगा, मान लो ये सूख गया, सूखने के बाद एक बार तो ये ऐसे कलड़ा कलड़ा उबड़ खाबड़ होगा, फिर इसको 2 से 3 बार घोटा जाता है, इसको एक पत्थर से घोटा जाता है, घोटा होने के बाद ये चिकना भी हो गया और कठोर भी हो गया। कलफ, कलफ के कपड़े देखे हो कभी? कलफ, कॉलर खड़ी है तो खड़ी रहेगी, हाँ अगर कपड़ा खड़ा है तो खड़ा रह जाएगा, ऐसे कलफ के रूप में कपड़ा तैयार हो जाता है, ठीक है। अब ये चित्रकारी के लिए कपड़ा हमारा तैयार हो गया। अभी क्या हो गया, ये तैयार हो गया। अब इसके ऊपर 7, 8, 9 जितने भी रंग हैं उनसे बनाए जाते हैं। जो मुख्य कलाकार होगा, जिसकी फड़ है, उसका हमेशा बीच में एक बड़ा चित्र होगा, उसका हमेशा बीच में एक बड़ा चित्र होगा। बाद में यहां से स्टार्ट होकर पूरे जीवन काल की घटनाएं होगी उसकी, कैसे जन्म हुआ, जन्म होने के बाद क्या किया, उसके बाद क्या हुआ, ऐसे ऐसे करके सीक्वेंस चलता रहेगा, ठीक है। और जितनी बड़ी होगी उतने ज्यादा छोटे छोटे चित्र बनेंगे। तो किसी भी महापुरुष या किसी भी ऐतिहासिक पात्र के ऊपर बनाई गई जीवन कथाएं, जिसका कौन सा विवरण हो, चित्र वाला भी हो, और उसमें क्या हो भाई, इसमें चित्र भी होंगे और चित्र के साथ साथ उसके जीवन का विवरण भी होगा, इस चीज को कहते हैं फड़। इस चीज को क्या कहते हैं? फड़ कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए इसको समझो, मान लो ये एक फड़ का एक पार्ट है, ये किसी फड़ का एक पार्ट है, इसमें जो मुख्य पात्र होगा ना वो बीच में होगा, मान लो यहाँ पे। अब ये बता रखा है कि देखो ये कुछ देवी दिखी इसको, फिर युद्ध भी हुआ इन दोनों में आपस में, उसके बाद में ये यहाँ पे कुछ घटना हुई, फिर यहाँ पे कुछ घटना हुई, ऐसे ऐसे करके ये एक पूरी पूरी जीवन कथा बनती है। या तो कोई ऐतिहासिक पात्र हो सकता है, या फिर कोई महापुरुष या लोक देवता हो सकता है, उसकी बनती है फड़, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया फड़ क्या बनती है, कैसे बनती है। मोटी सूती कपड़ा जिसको रेजा कहते हैं, उस पर किसकी मांड मिलाते हैं, आटा या चावल की मांड मिलाते हैं, उसमें क्या मिलाते हैं, गोंद मिला लिया, गोंद मिलाने के बाद इसके चिपका देंगे, फिर उसको पत्थर से रगड़ के घोट लेंगे, तो फ्लैट सरफेस हो जाएगी। जैसे मान लो अपने घरों पे दीवार बनाते हैं ना, तो दीवार उबड़ खाबड़ होती है, फिर उस पर अपने क्या करते हैं, एक एक बड़ा लकड़ी का डंडा होता है, वो डंडा मारते हैं खूब सारा, उसके बाद दीवार प्लेन हो जाती है, प्लेन होने के बाद में एकदम कलर करने जैसी हो जाती है, रंग करने जैसी हो जाती है। बस यही काम यहाँ पे होता है कपड़े पे, यही काम किस पे होता है, कपड़े पे होता है। जहां समझ में नहीं है बता देना। अब तक मेरे हिसाब से चीजें समझ आ रही होगी, तो अब यहां तक जो बोला है वो लिख लेते हैं एक बार, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो लिखो, मोटा सूती कपड़ा, मोटा की जगह ना आप मोटे लिखना है यहाँ पे, क्योंकि फिर आगे सेंटेंस नहीं बनेगा। मोटे सूती कपड़े, ब्रैकेट में लिखना रेजा, मोटे सूती कपड़े ब्रैकेट में लिखना रेजा, पर चावल या आटे की मांड को गोंद मिलाकर चिपका दिया जाता है, चिपका दिया जाता है, ठीक है। मोटे सूती कपड़े रेजा पर चावल या आटे की मांड को गोंद मिलाकर चिपका दिया जाता है। यहां तक लिख लिया। अब अब लिखो, कपड़ा सूखने पर, कपड़ा सूखने पर कलफ जैसा, कलफ जैसा वह खुरदरा हो जाता है, कलफ जैसा वह खुरदरा हो जाता है, कलफ जैसा वह खुरदरा हो जाता है, जिसे घोट कर, जिसे पत्थर से घोट कर, जिसे पत्थर से घोट कर, इसके लिए भी एक पत्थर, अलग पत्थर होता है, अकीक पत्थर एक, वो पत्थर आप मतलब मत लिखना, कोई नहीं पूछेगा, एक अकीक पत्थर होता है, उस पत्थर से घोट कर, घोट कर समतल सतह बना ली जाती है, समतल सतह बना ली जाती है, समतल सतह बना ली जाती है, ठीक है।
जिस पर जिस पर विभिन्न रंगों द्वारा किसी विभिन्न रंगों द्वारा किसी महापुरुष ऑब्लिक लोक देवता महापुरुष ऑब्लिक लोक देवता या ऐतिहासिक पात्र के संपूर्ण जीवन का ऐतिहासिक पात्र के संपूर्ण जीवन का चित्रात्मक विवरण होता है। चित्रात्मक विवरण होता है मतलब चित्र के द्वारा, लिखा हुआ कुछ नहीं होगा, चित्र के द्वारा विवरण होता है। तो उसे हमने क्या कह दिया? फड़ कह दिया। हमने हेडिंग लगा ली थी, तो इसको क्या कहते हैं? फड़। अब फड़ की डेफिनेशन समझ में आ गई? एक बार पढ़ो, अपने आप से पढ़ो क्या लिखा हुआ है, मन मन में पढ़ो कि हमने शुरू से क्या किया था और उसके बाद में लास्ट में हमने उस पर क्या बनाया है और फिर वो क्या कहलाती है। चीजें आ गई समझ में कि क्या था? एक मोटा सूती कपड़ा था, उसको लिया, फिर उस पर हमने क्या किया था? चावल और या आटे की कोई मांड थी, उसमें गोंद मिला के उसको चिपका दिया। वो सूखने के बाद वो टाइट हो गया कपड़ा, लेकिन उबड़ खाबड़ है अभी उस पर चित्रकारी नहीं की जा सकती। तो फिर एक पत्थर आता है, एक पत्थर, उससे घिसेंगे तो वो समतल हो जाएगा। उसके बाद में विभिन्न रंगों से जिसकी भी आकृति बनानी है, जिस लोक देवता की, तो उसकी आकृतियां बनाएंगे। और इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा चित्रात्मक विवरण, यानी चित्रों के द्वारा उसके संपूर्ण जीवन का विवरण होगा। तो इसको क्या कहते हैं? फड़ कहते हैं। ठीक है। अब फड़ में कुछ विशेष चीजें होती है, वो लिखते हैं। क्या क्या होते हैं फड़ में? विशेष चीजें यानी विशेष जगह विशेष रंग होंगे, सामान्यतः होते हैं, पर हर फड़ में ऐसा हो जरूरी नहीं है। ठीक है। तो सामान्यतः वही होगा जो मैं बताऊंगा। कैसे? कि इस फड़ में जो देवियां होगी उनमें सामान्यतः नीला रंग भरा जाता है। जो नीले रंग के पात्र होंगे माना जाता है वो कौन है? देवियां हैं। ठीक है। देवता होंगे वो वो लाल रंग से, देवताओं में लाल रंग भरा जाएगा। कौन सा रंग भरा जाएगा? लाल रंग। ये बोर्ड अटक गया, तो फिर यहाँ पे चलो मैं बोल तो रहा हूँ, सामने वाला भी को पता लग गया। जब देवताओं में लाल रंग, और राक्षस होंगे ना उस फड़ में, लिखो राक्षस। राक्षसों पर काला रंग, काला रंग। ठीक है। और साधु, अगर कोई साधु संत है, साधु महात्मा है, तो वो सफेद या पीले रंग में होंगे। सफेद या पीले रंग में होंगे। ठीक है। और जो मेन पात्र होता है, मुख्य पात्र जिसका बीच में चित्र होगा, वो होगा हरे रंग का। मुख्य पात्र जिसका बीच में चित्र होगा वो होगा हरे रंग का। और जो सामान्य कपड़े या शरीर शरीर होगा ना, वो सिंदूरी रंग का बनाएंगे। शरीर होगा किसी का तो उसमें रंग भरेंगे सिंदूरी। मान लो कोई आम जनता बना दी या कोई से बना दी, उसका शरीर का रंग होगा सिंदूरी, और कपड़े उसको पिला देंगे हरे लाल। अभी दिखाता आपको मैं हरे लाल, ये तो गजब का ही वो हो गया। इसको स्विच ऑफ करके ऑन करके, चलो अपने लिखते हैं इसको, हरे और लाल हो गया। ठीक है। तो रंगों का संयोजन आपको पता लग गया। अब आपको अगर पूछा जाए ऑप्शन में लाल से कौन है, हरा से कौन है, ये मिलेगा आपको एग्जाम में। इस तरफ देवी देवता राक्षस और साधु होंगे, इस तरफ रंग होंगे फड़ों में। तो देवियों में कौन सा? नीला, और देवताओं में लाल,
और हरा रंग राक्षस काला, और साधु पीला या सफेद, और मुख्य पात्र होगा वो हरे रंग का जो बीच में होगा। ठीक है, ये तो हमने देख लिया क्या, फड़ वाला। अब फड़ कितने आकार की होती है, क्या है, वो भी देख लेते हैं। वो यार मैं लिखा था, देखो सामान्यतः फड़ होती है 30 फुट तो लंबी होती है, और 5 फुट क्या होती है, चौड़ी होती है। ठीक है ना। अब किस देवता के बारे में लिख रहे हैं, ऐसा तो है नहीं इस बोर्ड के जितने मैं चित्र बना के लिख दूंगा, और फिर भी नहीं चल रही है। 30 फुट लंबी और 5 फुट चौड़ी। 30 फुट तो लंबी होती है, 5 फुट चौड़ी होती है। और जहां पे फड़ का वाचन होगा ना, जिस जगह फड़ का वाचन होगा, वहां पे से बांस के डंडों की सहायता से टांग दिया जाता है। बांस के डंडों की सहायता से टांग दिया जाता है। जहां पे वाचन होता है वहां पे बांस के डंडों की सहायता से टांग दिया जाएगा। ठीक है। अब इधर देखो, मान लो ये फड़ है। ठीक है, तो फड़ का वाचन कौन करता है, भोपा करता है। कौन करता है, भोपा। भोपा हर देवता के अलग अलग होते हैं अपने अपने। तो मान लो जिस देवता के फड़ का वाचन हो रहा है, और फड़ ज्यादातर फड़ 90 से 99% सिर्फ एक फड़ को छोड़ दे तो रात को बांची जाती है। और पहले के टाइम में रात में लाइट नहीं हुआ करती थी, तो क्या रखते थे वो, लालटेन रखते थे। तो भोपा तो फड़ बांचता है, और जो भोपी होती है ना उसकी पत्नी, वो लालटेन से लोगों को दिखाती रहती है। ऐसे एक हाथ में उसके लकड़ी होगी और एक हाथ में लालटेन होगी। जिस चित्र का बात चल रही है वो चित्र दिखाएगी, ये चित्र चल रहा है और ये देखो, फिर ये चित्र चल रहा है ये देखो, और भोपा उधर गाता रहेगा, उसके बारे में बताता रहेगा। ये कला होती है। तो लिख लो, भोपा भोपा फड़ बांचते समय, भोपा फड़ बांचते समय भोपा फड़ बांचते समय विभिन्न मुद्राओं से समझाने की कोशिश करेगा। भोपा फड़ बांचते समय विभिन्न मुद्राओं से, मुद्रा मतलब ऐसे ऐसे करके वो बताएगा, भाई ऐसे हो रहा है ऐसे हो रहा है। वो विभिन्न मुद्राओं से समझाने की कोशिश करेगा। उसकी पत्नी भोपी उसकी पत्नी भोपी लालटेन व लकड़ी की सहायता से, लालटेन व लकड़ी की सहायता से लालटेन व लकड़ी की सहायता से फड़ के उस स्थान को इंगित करेगी जिसका वाचन हो रहा है। फड़ के उस स्थान को इंगित करेगी जिसका वाचन हो रहा है। ठीक है, भोपा भोपी का भी देख लिया हमने। तो अब तक फड़ के बारे में क्या क्या देख लिया, फड़ क्या होती है, कैसे बनती है, कौन कौन से रंग कहाँ पे जाते हैं, और किसका वाचन कैसे होता है, ये सब हमने देख लिया। अब फड़ कहाँ बनती है, बात है हस्तकला की, तो अब हस्तकला की बात अब आएगी, फड़ कहाँ बनती है। सबसे फेमस कौन बनाते हैं वो देखते हैं। सबसे फेमस और सबसे मजबूत, या मजबूत क्या, सबसे ज्यादा चलने वाली फड़ है, वो बनती है शाहपुरा भीलवाड़ा में। शाहपुरा भीलवाड़ा में। शाहपुरा भीलवाड़ा। ठीक है, प्रमुख केंद्र लिख लिया, प्रमुख केंद्र शाहपुरा भीलवाड़ा। और एक जगह और बनती है फड़, मेन तो शाहपुरा भीलवाड़ा में बनती है, उसके अलावा चित्तौड़गढ़ में भी बनती है। चित्तौड़गढ़ का जो बस्सी है ना, तो लकड़ी के लिए फेमस है, वहां पे फड़ भी बनती है, ध्यान रखना। बस्सी में लकड़ियों के साथ साथ फड़ भी बनती है, ये ध्यान रखना। हाँ, बस्सी चित्तौड़ वाला। चलो, तो ये देख लिया हमने फड़ का कहाँ बनती है, ये देख लिया। अब इसके बाद में किस
स्थान की फेमस है, मुख्य रूप से कहाँ ज्यादा बांची जाती है? तो पश्चिमी राजस्थान का जो इलाका है ना, बीकानेर, जैसलमेर और नागौर, यहाँ पे सबसे ज्यादा फड़ बांची जाती है। तो लिखो, बीकानेर, जैसलमेर व नागौर में सर्वाधिक फड़ बांची जाती है। जैसलमेर व नागौर में सर्वाधिक फड़ बांची जाती है। और जो फड़, हाँ, बीकानेर, जैसलमेर, नागौर इस साइड में सर्वाधिक, हाँ, मतलब बांची जाती है, नो डाउट बांची जाती है, तो भी मैंने सर्वाधिक लिखा है। जालो बांची अपने सारे बाड़मेर में भी है, जोधपुर में भी होती है, लेकिन मैक्सिमम, जैसे हमारे वहां पे क्या होता है, मान लो कोई गाय बीमार हो गई और एक गाय लाया वो मर गई, फिर गाय लाया वो मर गई, तो वो वहां पे क्या कहते हैं, एक काम कर, देवता की फड़ बचवा दे, कि भाई तेरे कुछ दोष हो रहा है, तो देवता क्या कर दे, फड़ बचवा दे, ऐसे करके फड़ बचवा देते हैं। ठीक है, तो चलो ये भी स्टार्ट हो गया। थोड़ा सा देना मेरे को, एक एक मिनट दे दो आप, एक मिनट तो ज्यादा हो जाएगा। हाँ, अब इसके मुख्य कलाकार देख लो। मुख्य कलाकार, कलाकार नहीं मतलब निर्माण को, जो शाहपुरा भीलवाड़ा में कौन बनाते हैं, कलाकार नहीं मतलब मुख्य निर्माता इनके, जो इसको बनाते हैं। लिखो, सबसे पहला नाम है जिसने, क्या बोले, श्रीलाल जोशी। लिखो, श्रीलाल जोशी, 2006 में पद्मश्री मिला हुआ है इनको, फड़ कला के क्षेत्र में, श्रीलाल जोशी। श्रीलाल जोशी के बाद इनकी पत्नी एक पार्वती जोशी, 2006 में पद्मश्री मिला है इनको। फिर है पार्वती जोशी, अरे ये क्या है, ये यहां से गिरा था कुछ। लिखो, पार्वती जोशी, पार्वती जोशी के ब्रैकेट में लिखना, प्रथम, प्रथम महिला फड़ कलाकार, प्रथम महिला फड़ कलाकार जिन्होंने फड़ का निर्माण किया है। तो श्रीलाल जोशी देख लिया, पार्वती जोशी देख लिया, अब दो तीन जोशी और हैं। भीलवाड़ा का जो जोशी परिवार है ना, वो फड़ बनाता है। दुर्गेश जोशी लिखो, दुर्गेश जोशी, शांतिलाल जोशी, शांतिलाल जोशी। और ये जो शांतिलाल जोशी है, ये इस फड़ को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लेके गए थे, विदेशों में भी फड़ का वाचन करवाया है। तो अंतरराष्ट्रीय पहचान किसने दिलाई थी? शांतिलाल जोशी ने। शांतिलाल जोशी के ब्रैकेट में लिखा अंतरराष्ट्रीय पहचान। दुर्गेश जोशी लिख लिया, शांतिलाल जोशी लिख दिया, और क्या लिखा था? पार्वती जोशी। एक मुखर्जी है, प्रदीप मुखर्जी, प्रदीप मुखर्जी। ठीक है, और एक महिला और है, उसका नाम भी लिख लो, गोतली देवी, बस, गोतली देवी। ये फड़ निर्माता है, क्या करते हैं ये? फड़ बनाते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं कौन सी बड़ी फड़ है, छोटी फड़ है, किस देवता की फड़ कौन सी है। देखें, यहां तक आ गया चीजें समझ में, कैसे बनती है। ठीक है, कैसे बनती है, कौन कौन से रंगों का संयोजन होता है, कहाँ बनती है ये भी देख लिया, कहाँ बनती है? शाहपुरा, भीलवाड़ा और चित्तौड़ में, चित्तौड़ बस्सी मान लो। ठीक है, और उसके अलावा मुख्य कलाकार देखे थे हमने, श्रीलाल जोशी, पार्वती जोशी, यानी मुख्य जोशी परिवार था, दुर्गेश जोशी, अंतरराष्ट्रीय शांतिलाल जोशी ने था, प्रदीप मुखर्जी था, एक नंदलाल जोशी, लेकिन वो भी काम के नहीं है, एक गोतली देवी, जिन्होंने भी अच्छा काम किया इस क्षेत्र में। ठीक है, और उसके बाद में कहाँ सर्वाधिक बांची जाती है? बीकानेर, नागौर और जैसलमेर। अब फड़ कौन से लोक देवता की बड़ी है, कौन सी छोटी है, वो देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले लिखो, प्रथम ऐतिहासिक फड़, प्रथम
ऐतिहासिक फड़, कि इस फड़ को प्रथम ऐतिहासिक फड़ माना जाता है। किसको माना जाता है बताओ? प्रथम ऐतिहासिक फड़ किस फड़ को प्रथम ऐतिहासिक फड़ माना जाता है? लिखो हाड़ी रानी। हाड़ी रानी की जो फड़ है वो प्रथम ऐतिहासिक फड़ मानी जाती है। हाड़ी रानी की स्टोरी आपको नहीं पता तो मैं नहीं बताऊंगा। ये वही सलूमर वाली हाड़ी रानी है जिसने अपना सर काट के दे दिया था। सर काट दे दियो छत्राणी चुंडावत मांगी सेनानी, मेघराज मुकुल की कविता है सेनानी, इसी के ऊपर बनी हुई है वो। प्रथम ऐतिहासिक फड़ होगी। अब लिखो पाबू जी की फड़। पाबू जी की फड़। पाबू जी की फड़ के आगे लिखो सबसे छोटी व सर्वाधिक लोकप्रिय फड़। सबसे छोटी व सर्वाधिक लोकप्रिय। सर्वाधिक लोकप्रिय फड़। सबसे छोटी व सर्वाधिक लोकप्रिय फड़। ठीक है, इसके ब्रैकेट में लिखना इसको रेबारी जाति के बोपे रावण हत्था वाद्य यंत्र के साथ बजाते हैं। है आपने बजाया नहीं कभी? रेबारी जाति के बोपे रावण हत्था वाद्य यंत्र के साथ बजाते हैं। रेबारी भी हो सकते हैं, नायक भी हो सकते हैं। ठीक है, रावण वाद्य यंत्र याद रखना, मेन तो रावण हत्था। रावण हत्था वाद्य यंत्र। ठीक है, तो ये सब नाम याद रखना, बाद में इनके डायग्राम जब लोक वाद्य कराऊंगा ना तब इनके डायग्राम बताऊंगा क्या होता है रावण हत्था कैसे होता है। लोक वाद्य में सारे आएंगे अपने। ठीक है, बाबू जी की फड़ लिख ली। बाबू जी की फड़ की विशेषता क्या है? एक तो सबसे छोटी है, सर्वाधिक लोकप्रिय है, और रावण हत्था वाद्य यंत्र के साथ रेबारी बताते हैं। ठीक है, और रेबारी पवाड़े भी गाते हैं इनके। पवाड़े गाते हैं ना, पवाड़े का मतलब क्या होता है? गाथा गीत या वीर गाथाएं। बाबू जी की वीर गाथाएं भी। और तब कौन सा वाद्य यंत्र होता है? ये नहीं होता, वो होता है माठ। मटका जिसका मुंह ढका हुआ होता है किससे? चमड़े से, उसको कहते हैं माठ। वो पवाड़े गाते हैं माठ पे और फड़ गाते हैं रावण हत्था पे। ये चीजें हैं। ठीक है, लिख रहे हो? साइड में कहीं लिख लो। लिखो पवाड़े, फिर पवाड़े के आगे लिखना बाबू जी के वीर गाथा गीत। बाबू जी के वीर गाथा गीत। और फिर आगे लिख लो रेबारी जाति द्वारा माट वाद्य यंत्र के साथ। रेबारी जाति द्वारा माट, एक मटका होता है जिसका मुंह चमड़े से ढका होता है, माट वाद्य यंत्र के साथ। आगे लिखो फड़। बाबू जी की हो गई, एक नंबर ऐतिहासिक हो गई, दो नंबर बाबू जी हो गई। अच्छा, ऐतिहासिक फड़ किसकी थी? हाड़ी रानी की। बाबू जी की फड़ हमने देख ली, सबसे छोटी है। छोटी है इसीलिए लोकप्रिय। जो सब्जेक्ट सबसे छोटा होता है हमको अच्छा लगता है ना कि जल्दी से खत्म हो जाएगा, इसीलिए सबसे लोकप्रिय भी। अब लिखो देवनारायण जी की फड़। देवनारायण जी की फड़। देवनारायण जी की फड़ लोक देवताओं में सबसे प्राचीन व सबसे लंबी फड़। लोक देवताओं में सबसे प्राचीन व सबसे लंबी फड़। लोक देवताओं में सबसे प्राचीन व सबसे लंबी फड़। लिखो गुज्जर जाति के भोंपे। गुज्जर जाति के भोंपे जंतर वाद्य यंत्र के साथ बजाते हैं। ये देख लो, गुज्जर जाति के भोंपे जंतर वाद्य यंत्र के साथ बाजते हैं। वाद्य यंत्र, वाद्य यंत्र, वाद्य यंत्र, इंस्ट्रूमेंट इंग्लिश में बोले तो इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, और इस पे डाक टिकट जारी हुआ था, कब हुआ था? 1992 में। पहले दाव देवनारायण जी पे हुआ था, उसके बाद देवनारायण जी की पूरी फड़ पे हुआ था, छोटा सा।
देवनारायण जी के खुद पे, ये देवनारायण जी की फड़ पे डाक टिकट जारी हुआ था। उसके बाद देवनारायण जी पे जारी हुआ था टिकट, 1992 में हुआ था ये, आप लिख लो। 1992 में डाक टिकट जारी इस पर, 1992 में डाक टिकट जारी, डाक टिकट जारी। ठीक है, आगे लिखो रामदेव जी की फड़, रामदेव जी की फड़। रामदेव जी की फड़ का वाचन कौन करते हैं? रामदेव जी की फड़ का वाचन करते हैं कामड़ जाति के भोपे रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ। कौन है? कामड़ जाति के भोपे, वाद्य यंत्र कौन सा है? रावण हत्ता, वही रावण हत्ता बाबूजी वाला। कामड़ जाति के भोपे रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ। ठीक है, गोगा जी की फड़, गोगा जी की फड़। अच्छा, गोगा जी की फड़, गोगा जी के भोपे कोई से भी, कोई भी जाति पे हो सकते हैं। गोगा जी के कोई, गोगा जी के भोपे कोई पर्टिकुलर जाति के नहीं है। ठीक है, आप भी बन सकते हो। ठीक है, मैं भी बन सकता हूँ। तो वो वाद्य यंत्र वो महत्वपूर्ण है। सबसे मेन वाद्य यंत्र होता है डेरू, डमरू का बड़ा रूप डेरू, और उसके साथ होता है मांदल। डेरू है मांदल वाद्य यंत्र के साथ। अगर मुख्य रूप से पूछा जाए तो डेरू, और डेरू के साथ भी मांदल होता है। डेरू डमरू का बड़ा रूप है, और मांदल लगभग ढोलक जैसा दिखने वाला एक वाद्य यंत्र होता है। डेरू है मांदल वाद्य यंत्र के साथ। ठीक है, एक फड़ और आती है रामदला और कृष्णदला की फड़। रामदला व कृष्णदला की फड़। रामदला और कृष्णदला की फड़ की विशेषता है, सबसे खास विशेषता क्या है कि बाकी जितनी भी फड़ है ना, इधर देखो, ये बाकी जितनी भी फड़ थी ना, ये रात में बांधी जाती है। तो रामदला और कृष्णदला की फड़ दिन में बांधी जाती है। तो लिखो भाट जाति द्वारा दिन में बांधी जाने वाली फड़। बांसना, बांसना का मतलब होता है पढ़ना। ठीक है, ऐसे बांची, बांची जाने वाली फड़, दिन में बांची जाने वाली फड़। और लास्ट फड़ लिखो एक, वैसे तो डोंगजी जवाहर जी की भी है, लेकिन वो मैंने आपको करवा रखी है उसमें, लोक देवताओं, हाँ करा तो ये भी रखी है, लेकिन वो इतनी कोई नहीं पूछता। क्या रह गया बताओ? भाट, भाट, भाट होते हैं ना, नट भाट, जो संगीत जीवी जातियां, ये संगीत से अपना जीवन चलाती है, वो है संगीत जीवी जातियां भाट। लास्ट लिखो महिषासुर की फड़। महिषासुर, महिषासुर का नाम सुना है कभी? महिषासुर की कहानी पता है? अब वो होता तो कहता सर कहानी सुनाओ, कहानी बता दो। महिषासुर की फड़, और इसके सामने लिख लो इस फड़ का वाचन नहीं किया जाता, इस फड़ का वाचन नहीं किया जाता। अब मान लो कल को इतनी बड़ी फड़ है, ठीक है, 8-10 सालों से फड़ पड़ी है, और ये फड़ अगर मान लो यहां से फट जाए तो फिर वापस इसको चिपकाया नहीं जाता। अगर फटी पुरानी फड़ हो, जो पुरानी फड़ हो उसको पुष्कर झील में प्रवाहित कर देते हैं। कहां पे प्रवाहित करते हैं? पुष्कर झील में, और उस क्रिया को कहते हैं फड़ ठंडी करना। तो लिखो फड़ ठंडी करना किसे कहते हैं? क्या लिखोगे? फड़ ठंडी करना। फड़ ठंडी करना, फटी पुरानी फड़ को पुष्कर झील में प्रवाहित करने की क्रिया। फटी पुरानी फड़ को पुष्कर झील में प्रवाहित करने की क्रिया, उसको कहते हैं फड़ ठंडी करना। प्रवाहित, प्रवाहित मतलब उसको बहा देना, अर्पण कर दिया, बहा दिया उसको,
झील को सौंप दिया। और उसमें कुछ होता नहीं है। देखो रंगों का जो पहले क्या होते थे, जो रंग होते थे ना वो प्राकृतिक होते थे। अब पानी में प्राकृतिक न जाए कोई दिक्कत नहीं है, केमिकल नहीं है उसमें। दूसरा क्या था, उसपे क्या होता था, आटे और गोंद की वो थी, आटा की मांड थी, उससे भी पानी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मछलियों को भोजन मिलेगा। और क्या था, कपड़ा था, कपड़े से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। कपड़ा भी एक प्रकार का मछलियों का भोजन ही होता है। जो बड़ी कुछ मछलियां होती है जिनका कपड़ा भोजन हो जाता है, तो इतना फर्क नहीं पड़ता। झील को कोई नुकसान नहीं है उससे, कोई केमिकल नहीं है उसमें, कोई प्लास्टिक नहीं है। तो ये हमारी यहाँ पे फड़ कंप्लीट होती है। तो अब थोड़ा सा आपको मैं फड़ के बारे में पूछूंगा, और आपको याद है मुझे पता है, जब तक सर नहीं आ जाते। तो आपके पास समय है 20 सेकंड का। और अल्टरनेट पूछूंगा, ऐसे नहीं कि कोई भी बोल दे। आज हमने आराम आराम से पढ़ा। आज कोई भी बोला ना कि सर आज बहुत फैक्ट लिखा दिया, ये लिखा दिया, वो लिखा दिया, भाई साहब। आपका समय समाप्त होता है। टाइम अप, टाइम अप, टाइम अप। चलो बंद करो इसको। हाँ हाँ बंद करो इसको। शुरू से पढ़ रहे हो या मैं तो फट फट पूछने वाला था। हाँ बंद कर लो इसको, मेरे को बताओ। चलो लेडीज फर्स्ट। तो बताओ प्रहलाद। कि फड़ सबसे ज्यादा कहाँ की प्रसिद्ध है, मतलब कौन बनाता है फड़, वो जगह का नाम बताओ। शाहपुरा, भीलवाड़ा। और दूसरा बस्सी चित्तौड़गढ़। ठीक है, चलो आप बताओ। ये बताओ कि कौन सी फड़ का वाचन दिन में किया जाता है। वही वही बतानी है। हाँ आगे है क्या। हाँ राम आगे। रामदला और कृष्णदला की फड़। रामदला और कृष्णदला की फड़। अब मेरे को बता दो, अगर उस फड़ में हमें पहचानना है कि राक्षस कौन सा है, तो उसका रंग कौन सा होगा उसमें। हाँ, अगर फड़ में राक्षस की पहचान कैसी होगी, उसमें कौन से कलर का रंग भरा होता। हाँ काला। अच्छा उसमें बताओ, साधु ने कौन से वस्त्र धारण कर रखे, कौन सा कलर। सफेद पीला। और अगर लोग कोई देवता की पहचान करनी है तो कौन सा होगा। लाल कलर। देवी नीला। सामान्य वो उसके शरीर का कलर होगा सिंदूरी। और मुख्य पात्र होगा वो हरे रंग का होगा, जो जिसको हमेशा बीच में बनाया जाएगा। ठीक है। अब मेरे को ये बता दो आप कि इसके 3 कलाकारों के नाम बताओ जिसने इसमें योगदान दिया है। 3 कलाकारों के नाम, मैंने 6 लिखा है। पार्वती, पार्वती जोशी, श्रीलाल जोशी, शांतिलाल जोशी, प्रदीप मुखर्जी, गोतली देवी, और, और दुर्गेश जोशी। ठीक है, ठीक है, बढ़िया। चलो अब ये बता दो मेरे को कि गोगो जी की फड़ का वाचन कौन से वाद्य यंत्रों के साथ किया जाता है। डेरू और बांदल। ठीक है। अब आप बताओगे मेरे को कि बाबू जी की फड़ का वाचन कौन और किस वाद्य यंत्र के साथ करते हैं। हाँ, वाद्य यंत्र लोकप्रिय क्यों है, क्योंकि वो सबसे छोटी है इसलिए वो सबसे लोकप्रिय है। रावण हत्था, रेबारी। रेबारी या नायक जाति के वो पे गाते हैं। अच्छा पवाड़े क्या होते हैं। पवाड़े वीर गाथा गीतों को पवाड़े कहा जाता है। ठीक है। और पापू जी के पवाड़े तो पापू जी की वीर गाथा गीत हो गए। रामदेव जी के पवाड़े होते तो रामदेव जी के वीर गाथा गीत हो गए। पवाड़े का मतलब ही वीर गाथा गीत होता है। उसके आगे जिस देवता का नाम लग जाएगा तो फिर वो उसके गीत हो जाएंगे। और पापू जी के कौन सा वाद्य यंत्र है पवाड़ों में। पापू जी के पवाड़ों में होता है माट वाद्य यंत्र। माट क्या होता है, एक मिट्टी का बना मटका जिसका मुंह किससे ढका होता है, चमड़े से ढका होता है।
ठीक है? चमड़े से ढका होता है मुँह, ठीक है? और ये किस टाइप का हो गया, ये आपको मैं बताऊँगा उसमें। ये वैसे अवनद वाद्य यंत्र होता है, अवनद 4 प्रकार के वाद्य यंत्र होते हैं, वाद्य यंत्र में बताऊँगा। तत्, अवनद, सुशिर, ठीक है? चलो, फिर इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं और कल याद करके आना। आज बहुत अच्छे से पढ़ा है, तो मेरे हिसाब से कल आपको याद रहेगा। करके आना, ठीक है? कल कोई बहाना नहीं चलेगा। तो चलो, मिलते हैं फिर कल।